पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत 2024। बिहार के 40वें उम्मीदवार की नाम की घोषणा हो गई है। घोषणा के बाद टेंशन में बीजेपी पटना साहब में पलट गई बाजी। आखिरकार अब 40वें उम्मीदवार की जो घोषणा हुई है उनका नाम क्या है और वो किस दल से है, कहां से वो उम्मीदवार पटना साहब से बनाए गए हैं, इससे पहले कहां से थे, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे बाबा है। बाबा, बिहार में 40वें सीट के जो उम्मीदवार थे उनका भी नाम का घोषणा हो गया है। काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, जैसे बिहार में 40 सीटें हैं, ये सभी जानते हैं। और 40 सीटों में जिस तरह से नाम की घोषणा में इतनी देर हुई, और खास करके कांग्रेस के तरफ से, जो कि कहा जाता है कि एक अनुशासित पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, उसमें सब कुछ तय होता है, सिस्टम है, सिस्टम के तहत सब कुछ होता है। हालांकि सिस्टम तो दिखा, सिस्टम दिखने के साथ साथ ये भी दिखा कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब जो रिश्तेदारी है उसको टारगेट होगी, क्योंकि जिस नाम को घोषित किया गया है अंशुल अभिजीत का, उनका रिश्ता एक पुराने और बड़े राजनीतिक घराने से है। उनके नाना जो हैं जगजीवन राम, अपने पूरे जीवन सियासत में रहे, अंतिम समय तक भी वो सांसद रहे और उप प्रधानमंत्री तक का उनको ऑफर मिला और वो उप प्रधानमंत्री बने। ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनकी मां भी लगातार कई बार सांसद रह चुकी हैं। सासाराम से मृत्यु पर्यंत 8 बार सांसद रहे इनके नाना, तो वही उप प्रधानमंत्री भी बने। उनकी दादी सुमित्रा देवी के नाम बिहार सरकार में पहली महिला कैबिनेट मंत्री होने का रिकॉर्ड दर्ज है। तो वहीं उनकी मां की अगर बात करें तो मां 5 बार सांसद रह चुकी हैं, लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एकमात्र महिला है जो लगातार इतनी बार चुनाव जीतने के बाद बिहार से एकमात्र महिला है। सासाराम में से मीरा कुमार 2 बार, दिल्ली के करोल बाग से 2 बार, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सांसद रह चुके हैं। यानी कि उनके साथ कई रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में अंशुल अभिजीत का प्रत्याशी बनाया जाना कोई ऐसा ही नहीं है। अंशुल अभिजीत भी अपने कांग्रेस के एक मजबूत, कहा जा रहा है कि सदस्य हैं, और इनका रिश्ता जो है वो कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता के रूप में रहा है। किसी भी मुद्दे पर उनसे तथ्यपरक जानकारी लेनी हो या राजनीतिक सूचना की वाली बात हो तो वो लगातार इस पर अपनी बात रखते रहे हैं। इतिहास और राजनीतिक शास्त्र पर उनकी पकड़ भी अच्छी है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल में पीएचडी कर चुके हैं। डॉक्टर अंशुल अभिजीत का मुकाबला भी एक पढ़े लिखे और काफी कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद से है। रविशंकर प्रसाद दूसरी बार चुनाव मैदान में है। और अगर यहाँ पटना साहिब का इतिहास का बात करें तो ये 2009 में परिसीमन के बाद इसमें पहला बार चुनाव हुआ था और कांग्रेस की हार हुई थी और भारतीय जनता पार्टी जीती थी। पिछली बार रविशंकर प्रसाद कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव हराए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से मुकाबला कांग्रेस के कुणाल से किए थे। कुणाल, जिनको जानते ही होंगे आप, कि वो एक्टर रहे, भोजपुरी का अच्छे खासे कलाकार हुआ करते थे, उनको हराया था। 2009 में भी शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के रूप में यहाँ आए थे और बाजी मारी थी। तब उनका सामना हुआ था शेखर सुमन से। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि लगातार जिस तरह की चीजें सामने चल रही हैं, 2009 में इसके परिसीमन के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस पर कब्जा रहा है। लेकिन इसका इतिहास ये है कि ये 2009 से पहले बाढ़ का हिस्सा हुआ करता था और इस सीट पर पहली बार कांग्रेस को बेदखल किया था नीतीश कुमार ने। कांग्रेस को यहाँ आखिरी बार 1984 में प्रकाश चंद ने जीत दिलाई थी। हालांकि तब जीत का अंतर काफी अधिक था। उसके अलावा 1989 में रामलखन सिंह यादव को पराजित कर नीतीश कुमार ने यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था। उसके बाद लगातार यहाँ से कांग्रेस बाहर रही है। इस सीट पर नीतीश कुमार भी 5 बार सांसद रह चुके हैं। 2004 में राजद के विजय कृष्ण ने उन्हें यहाँ से मात दी थी। अब आप समझ सकते हैं कि इसका इतिहास कितना लंबा है। खास करके अगर बात करें पटना साहिब की तो ये काफी इसलिए और ज्यादा अहम हो जाता है कि ये राजधानी का हार्ट है। राजधानी के जितने भी आप विशेष चीजें देखेंगे, जितने भी
अंतर्राष्ट्रीय पहचान की वस्तुएं हैं, चीजें हैं, स्थान हैं, वो सभी यही हैं। यहाँ तक कि बिहार का विधानसभा और विधान परिषद का भी इसी क्षेत्र में आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस क्षेत्र का कितना महत्व है। आप एक बात पक्की तौर पे समझ लीजिए कि इस लड़ाई को आसान नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि अंशुल अभिजीत के साथ एक और बात है कि उनकी मां तो दलित हैं, लेकिन अति पिछड़ा समाज से उनके पिता का परिवार आता है, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ वोटरों के पोलराइजेशन में कितना ज्यादा अहम रोल निभा सकते हैं। पटना में कुशवाहा समाज के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि राजद का MOI समीकरण भी यहाँ एक बड़ा फैक्टर के रूप में काम करता है। अब तक MOI फैक्टर के विरुद्ध ही लड़ाई होती रही है, इसलिए यहाँ का जो समीकरण है वो हमेशा भाजपा के पक्ष में जाता रहा है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और कांग्रेस ने इस 40वें सीट पर अंतिम क्षण में अंशुल अभिजीत को उतार करके एक बात तो पक्का कर दिया है कि रविशंकर प्रसाद की लड़ाई को थोड़ी और कड़ी कर दी है। यहाँ परिणाम चाहे जो भी हो जाए, लेकिन रविशंकर प्रसाद जो आसान जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे, इस बार वो संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस और राजद ने बड़ी चालाकी से यहाँ उम्मीदवार का चयन किया है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि इनके लिए काराकट और अन्य सीटों पर बातचीत चल रही है, लेकिन काराकट की लड़ाई कुछ अलग लड़ाई थी। इसलिए अंशुल अभिजीत को एक चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और राजधानी पटना में यहाँ भी आप जानते हैं कि किस तरह के लोग रहते हैं। यहाँ कॉर्पोरेट जगत से लेकर के काफी पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, उच्चाधिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में एक पढ़े लिखे नौजवान को मौका दिया है कांग्रेस ने, और इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। इतना ही नहीं, इस सीट को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल भी काफी कुछ तैयारी शुरू कर चुकी है। आप इतना बात समझ लीजिएगा कि यहाँ के जो समीकरण है, उस समीकरण में अंशुल अभिजीत जो है वो पूरी तरह से फिट बैठते हैं। इनके नाम की घोषणा होने के बाद खास करके कुशवाहा समाज के लोगों में काफी उत्साह है। अब देखना होगा कि लौह कुश समाज कितना ज्यादा इस सीट पर मजबूती के साथ लड़ता है और अंशुल अभिजीत के लिए काम करता है। इसके साथ साथ MOI समीकरण जुड़ने के साथ यहाँ जो लड़ाई है पटना साहिब की, वो और भी ज्यादा मजबूत और दिलचस्प होने वाली है। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अंशुल अभिजीत के आने के बाद से जो एक खुला मैदान मिला हुआ था रविशंकर प्रसाद को, उस मैदान पर निश्चित रूप से अब एक बड़ी लड़ाई की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, एक राजनीतिक घराने से आने के बाद राजनीति के सारे गुर ये भी जानते हैं, और खास करके मीरा कुमार का इसमें अहम रोल रहेगा, जो इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। और देखना दिलचस्प होगा कि रविशंकर प्रसाद के साथ किस तरह की लड़ाई अंशुल अभिजीत लड़ते हैं, और उनका ये कुनबा लड़ता है। क्योंकि लड़ाई जैसा कि आपने सुना ही होगा कि बार बार कह रहे हैं तेजस्वी यादव की ये लड़ाई किसी अन्य की नहीं बल्कि NDA वर्सेस इंडिया की लड़ाई है। और कांग्रेस का कहना है कि ये आजादी की एक और लड़ाई है जो कांग्रेस कई वर्षों के बाद, 70-75 वर्षों के बाद एक बार फिर से लड़ना शुरू की है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन दिलचस्प जरूर बन गई है अंशुल अभिजीत के नाम की घोषणा होने के बाद पटना साहिब की ये लोकसभा सीट। जी तो आप बाबा को सुन रहे थे। महाभारत 2024 में बाबा आपको समझा रहे थे कि जो 40वें उम्मीदवार का नाम था उसका ऐलान हो गया है कांग्रेस की ओर से, और कांग्रेस की ओर से जैसे ही नाम ये ऐलान होता है NDA के लिए खतरे की घंटी बजती है, क्योंकि अब पटना साहिब की जो सीट है जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे में क्या कुछ रुझान निकल के पटना साहिब के सामने आएंगे, हम आपको वो भी दिखलाएंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।